स्वागत है आप सभी का एक बिल्कुल नए वीडियो में। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, जो कि एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए भी। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर का लगातार बढ़ना। इनिशियल स्टेज से ही अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा, और इन्हीं कंडीशंस के कारण धरती पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रीन हाउस गैसेस का काम है हीट को अर्थ के सरफेस के नज़दीक ट्रैप करना। सिंप्लिसिटी के लिए आप इसे ऐसे समझ लो, ग्रीन हाउस गैसेस एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, जो कि पूरे अर्थ सरफेस को कवर करके अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, और इसी फेनोमेनन को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अर्थ के नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण धरती का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ग्रीन हाउस गैसेस के कुछ एग्जाम्पल्स है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स और वाटर वेपर। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो वार्मिंग इफेक्ट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एक स्टेबल टेम्परेचर में रखता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अर्थ के एटमॉस्फेयर से हटा दिया जाए तो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर कुछ 33 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा। मतलब सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है ये। 1760s के अराउंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसका एम था प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना बाय द यूज़ ऑफ मशीन्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़, और इसी टाइम पीरियड से ही इस मेजर प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीज़न है ह्यूमन एक्टिविटीज़। उस समय भी फॉसिल फ्यूल्स बहुत लार्ज क्वांटिटी में जलाए गए, जिसके कारण अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एस्टिमेशन के हिसाब से प्री इंडस्ट्रियल पीरियड यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले के समय से ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है, और अभी की जो करेंट रेट है वो है मोर देन 0.2 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड, यानी कि 10 साल में अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की मात्रा में बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 की जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो है 1.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि 1850 से 1900 के पीरियड की जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा है। 2015 से 2022 तक इन 8 सालों को सबसे वार्मेस्ट ईयर्स माना गया है। 1880 के बाद जिन सालों में सबसे ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है 2016 और 2020 में। ग्लोबल वार्मिंग के तो कई सारे कॉजेस हैं, उनमें से पहला कॉज है ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस का यूज़ ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज़ में होता है। उसी के साथ व्हीकल्स, बिल्डिंग्स और कई सारी प्रोडक्शन प्रोसेस में भी ऑयल और गैस का इस्तेमाल होता है। फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने पर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स निकलती है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, खासकर जानवरों और पेड़ पौधों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। दूसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि लार्ज स्केल में ट्रीज़ को कट डाउन करना। अक्सर ये प्रोसेस वुड को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर एक स्पेस को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्म्स एस्टैब्लिश की जा सके। पेड़ पौधों को काटने के बाद इनमें जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर रहती है वो सभी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा कारण है वेस्ट। जैसा कि आपको पता है कि आजकल लोग पहले से भी ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करने लगे। लोग आजकल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करने लगे, जिसको एक बार यूज़ करने के बाद फेंक दिया जाता है। इनमें से ज़्यादातर आइटम्स रिसाइकेबल नहीं होती, यानी कि ये आइटम्स यूं ही ज़मीन पर पड़े रहते हैं। लंबे समय तक ज़मीन पर ऐसे ही पड़े रहने के कारण ये सभी आइटम्स धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगती है। इसी प्रोसेस के बीच ये सभी आइटम्स एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करती है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। चौथा रीज़न है पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स ऑपरेट करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं। इसी बीच बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती है, जो सिर्फ एटमॉस्फेयर को ही नहीं बल्कि वाटर को भी पोल्यूट करते हैं, और जो कोयले का इस्तेमाल होता है उसी से 46% हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा एक और कारण है ऑयल ड्रिलिंग। ऑयल ड्रिलिंग के कारण 30% मीथेन और 8% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ड्रिलिंग के समय बहुत सारी हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है, जिससे कि और ज़्यादा पोल्यूशन होता है। इसके अलावा ये कुछ और कॉजेस है ग्लोबल वार्मिंग की, जो कि आप इस लिस्ट में देख सकते हो। ट्रांसपोर्ट एंड व्हीकल्स, कंज्यूमरिज्म, फार्मिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवरफिशिंग, इन सभी फैक्टर्स के कारण ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ती है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। ये सुनने में बहुत ही कम लगता है, लेकिन इसका जो वर्ल्ड वाइड इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। टेम्परेचर के बढ़ने के कारण ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिसके कारण जो वाटर लेवल है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो कोस्टल एरियाज़ है, जो एरियाज़ ओशंस के नज़दीक है, उनके डूबने का खतरा बढ़ रहा है। 1880 से लेकर अभी तक की जो ग्लोबल एवरेज सी लेवल है वो है 8 से 9 इंच, यानी कि 21 से 24 सेंटीमीटर से बढ़ गई है। लेकिन 2021 में तो एक नई रिकॉर्ड बन गई। 2021 का जो एस्टिमेटेड ग्लोबल सी लेवल है वो है 3 to 8 इंच। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे साइक्लोन्स, ड्रॉट्स और फ्लड्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस किया जा रहा है। जितनी भी ओशंस है, सभी ने अभी तक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व कर लिया है, जिसके कारण ओशन वाटर बहुत एसिडिक हो गया है और इसकी टेम्परेचर भी बढ़ गई है। ओशन वाटर के गर्म होने पर सभी एक्वाटिक स्पीसीज पर बहुत ही मेजर इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली कोरल रीफ्स पर। कोरल रीफ्स दिखने में कुछ ऐसे होते हैं। जब ओशन वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस सिचुएशन में कोरल रीफ्स अपने अंदर के टिश्यूज़ में मौजूद एल्गी को बाहर छोड़ती है। ये एक प्रकार का रिएक्शन होता है टू द एडवर्स कंडीशन। एल्गी को बाहर छोड़ते ही कोरल रीफ्स का कलर वाइट हो जाता है और ये उन सभी मैराइन स्पीसीज को अफेक्ट करती है जो इन कोरल रीफ्स के ऊपर डिपेंड करती है। ओशन वाटर के एसिडिक होने पर शेलफिश जैसे ऑर्गेनिजम्स पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और इससे पूरा मैराइन फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। बात करें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम पर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कुछ इस प्रकार है: राइज इन टेम्परेचर, वाटर शॉर्टेज, इंक्रीज फायर थ्रेट्स, ड्रॉट, अनवांटेड वीड्स और पेस्ट का बढ़ना और स्टॉर्म डैमेज। अभी जो आप ये पिक्चर देख रहे हो वो पिक्चर है द ग्रेट बैरियर रीफ की, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, जो 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक फैला हुआ है। वन ऑफ द बिगेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लैनेट, ये भी बहुत बड़ी रिस्क में है। हर 6 स्पीसीज में एक स्पीसीज एक्सटिंक्शन के रिस्क में है। क्लाइमेट चेंज को सर्वाइव करने के लिए सभी प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स के पास 2 ही ऑप्शन है: या तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर ले, या फिर क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर ले। लेकिन क्लाइमेट इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि स्पीसीज़ के लिए अपने आप को इतनी जल्दी क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी तरफ इतनी सारी हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो चुका है कि स्पीसीज़ के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत मुश्किल है। एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग करेंटली 10,967 स्पीसीज आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अर्थ सरफेस के 10 से 16 किलोमीटर ऊपर के जोन को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जिसका एक्सटेंशन अर्थ सरफेस के ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर ऊपर तक है और यहीं पर ओजोन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इस रीजन को कॉमनली ओजोन लेयर कहते हैं, जो हमें सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। मार्च 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग 1976 से ओजोन लेयर डिक्रीज हो रही है। हर 10 साल में 4 to 6% डिक्रीज इन द मिड लैटिट्यूड्स और 10 to 12% डिक्रीज इन द हायर साउदर्न लैटिट्यूड्स। ग्लोबल वार्मिंग का ह्यूमन बींग्स के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर के बढ़ने के कारण डेथ रेशियो और इलनेस बढ़ गया है। इसी के साथ साथ जो मस्क्यूटो बॉर्न डिजीजेस है वो भी बढ़ गए। एस्टिमेशन के हिसाब से एक्सट्रीम हीट के कारण यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल मोर देन 1300 लोगों की डेथ होती है। अब बात करते हैं इंडिया पर ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स की। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंडिया में क्लाइमेटिक डिज़ास्टर्स बहुत बढ़ गए और 2007 to 2008 के सर्वे के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में नंबर ऑफ डिज़ास्टर्स के लिस्ट में इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। इंडिया का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो है 18 डिज़ास्टर्स इन 1 ईयर, जिसके कारण 1103 लोगों की डेथ हुई थी। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने का और सी लेवल के बढ़ने का इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे फ्लड्स, ड्रॉट और स्टॉर्म्स की संख्या बढ़ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू द इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, अगर ग्लोबल वार्मिंग की प्रोसेस ऐसे ही बढ़ती रही तो क्लाइमेटिक डिज़ास्टर्स के कारण इंडिया की जीडीपी 9% से घट जाएगी और जो मेजर क्रॉप्स की प्रोडक्शन है उसकी परसेंटेज 40% से घट जाएगी। और ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि अगर इंडिया का टेम्परेचर और 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया तो इंडिया की जो मेजर सिटीज़ है जैसे मुंबई और चेन्नई, वो सभी सिटीज़ पानी के अंदर आ जाएंगे, जिससे कि 70 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। क्लाइमेटिक डिज़ास्टर्स में फ्लड बहुत ही कॉमन है।
अप्रॉक्सीमेटली हर साल 30 मिलियन पीपल बेघर हो जाते हैं फ्लड्स के कारण और ऑलमोस्ट 8 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पानी के अंदर आ जाते हैं। इंडिया के जिन स्टेट्स में फ्लड्स बहुत ही कॉमन है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। इसी साल कुछ महीने पहले न्यू दिल्ली में कई हफ्तों तक एक्सट्रीम हीट एक्सपीरियंस किया गया है, जिसमें हर दिन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। पिछले साल साइक्लोन्स, फ्लड्स और एक्सट्रीम रेनफॉल के कारण 12 मिलियन से भी ज़्यादा एकड़ की ज़मीन में प्लान किए गए क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिससे फूड की प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी। ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। 2021 में क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर ग्लासगो में यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया। उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि बाय 2070 इंडिया की जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है वो ज़ीरो हो जाएंगी। अगस्त 26, 2022 में इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को अपनी शॉर्ट टर्म टारगेट्स और स्ट्रेटजीज प्रेजेंट की और इसी सेट ऑफ रूल्स को नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहा गया है। इसमें 2 प्राइमरी टारगेट्स को सेट किए गए। पहला, जो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है पर यूनिट ऑफ जीडीपी, उसे 45% से रिड्यूस करने का, और दूसरा, इंडिया के आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से फुलफ़िल करना, जैसे सोलर, विंड, न्यूक्लियर और हाइड्रो एनर्जी से। ये दोनों ही टारगेट्स का एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है बाय 2030। अगर ये पॉसिबल होता है तो ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी। अब गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ बनाने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, गवर्नमेंट के साथ साथ हम सब लोगों को भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इक्वली कंट्रीब्यूट करना होगा। अब मैं या आप तो पॉलिसीज़ बना नहीं सकते, लेकिन हम ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं, जैसे एक रेगुलर बल्ब को CFL बल्ब से रिप्लेस करना। पता है ऐसा करने से क्या होगा? एक रेगुलर बल्ब को CFL बल्ब से रिप्लेस करने पर हर साल 150 पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा होगी। बिना कोई बाइक या कार यूज़ किए अगर आप 1 माइल पैदल चलते हो तो आप 1 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा करते हो। आप हर साल 2400 पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा कर सकते हो अगर आप घर के आधे कूड़े को भी रिसाइकिल करते हो। अपने घर के आसपास एक पेड़ ज़रूर लगाना। एक पेड़ अपने पूरे लाइफ टाइम में कम से कम 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करती है। जब आप टीवी, DVD प्लेयर, कंप्यूटर इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हो, सिंपली उनके स्विचेस को ऑफ करने पर हर साल ऑलमोस्ट 1000 पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप कम पैदा करते हो। ये कुछ और तरीके हैं जिससे कि आप ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियोस अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं आपसे ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।